ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करती हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो वो हाफ ही हुआ था। तो फ्रेमवर्क ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक मल्टीमीडिया सिस्टम को प्रिपेयर करने में क्या क्या फ्रेमवर्क पहले तैयार करना पड़ता है, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो पूरे मल्टीमीडिया कंटेंट्स को सपोर्ट करता है। तो क्या क्या उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पूरे सिस्टम में, जो कि मल्टीमीडिया कंटेंट को प्रोसेस कर पाए, इनपुट और आउटपुट कर पाए। ओके, तो इसके अंदर हमने देखे थे कि फोर अपने मॉडल्स होते हैं इसके अंदर: मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन मॉडल, मल्टी सर्विस नेटवर्क मॉडल, एंड लास्ट वन इज मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग मॉडल। तो मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल हमने देख लिया था कि इसके अंदर क्या क्या लेयर्स आती हैं। पूरा लेयर्ड फ्रेमवर्क होता है, लेयर बाय लेयर इसमें डिसाइडेड होते हैं कि किस लेयर के क्या टास्क हैं, और हर एक डाउन लेयर अपने से अपर लेयर को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। Then next one is multimedia information model. The multimedia information model includes data modeling for storage, retrieval and processing. ये थ्री टास्क, मेजर टास्क होते हैं मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन मॉडल के। डेटा मॉडलिंग फॉर स्टोरेज, जो स्टोर करना है आपको मल्टीमीडिया सिस्टम में डेटा, उसकी मॉडलिंग करना कि कैसे उसको स्टोर करना है, रिट्रीव कैसे करना है, और जब भी नीडेड हो तो उसको प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन जो कि हम मल्टीमीडिया कंटेंट के थ्रू प्रोसेस करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम में। द इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल कंस्टिट्यूट द मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अपने फर्स्ट मॉडल हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल, और ये जो इंफॉर्मेशन मॉडल है, दोनों मिलकर के एक नया मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसको हम MMIS भी बोलते हैं, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। M फॉर मल्टी, देन मीडिया, देन इंफॉर्मेशन, देन सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों लेयर मिलकर के, ये दोनों मॉडल मिलकर के इस सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं। This model of framework relate to the abstractions and data model for organizing multimedia documents, presentations, and other information. This model of framework relate to the abstraction. Abstraction का मतलब कुछ चीज छुपाना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करना यानी कि हाइड करके रखना, हिडन थे। तो हम लोग जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट मल्टीमीडिया के रखते हैं अपने सिस्टम में, टाइम टू टाइम उनको रिट्रीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो अपने लिए तो सिर्फ हम अपर लेयर पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे, लेकिन इंटरनली वो कैसे स्टोर हो रही हैं, कैसे हम तक रिट्रीव होकर आ रही हैं, कैसे प्रोसेस हो रही हैं, वो सब चीज़ें हमसे क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देती। जस्ट लाइक आप कार देख लो कि कार हम जो ड्राइव करते हैं, जो उसका मेन सिस्टम है, जिस तरह से वो वर्क करती है, वो सब एब्स्ट्रैक्टेड रहता है। वो हमारे सामने सब कुछ नहीं कि हमको वायरें जोड़ के कार चलानी है। हम लोग के पास जस्ट सिंपल ऑप्शंस रहते हैं कि ये आपको यही ऑप्शन करने हैं और आपकी कार चलेगी, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्टेड व्यू हमको मिला हुआ है। इंटरनली इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती है, और ना ही हमको पता करनी पड़ती है, बिकॉज हम लोग सिंपल ड्राइविंग ऐसे सीखते हैं जो आपको नॉर्मल ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिंपल एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, बट इंटरनली वो बहुत सारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए किए हुए हैं। जैसे कि ये जो मॉडल है, ये फ्रेमवर्क है, ये अपने आप में उसको ही डिस्क्राइब कर रहा है कि आप जो सिंपल मल्टीमीडिया सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या मॉडल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर फ्रेम ही ना हो तो क्या कोई फोटो टिक पाएगी? फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं इस चीज़ को? क्योंकि आप जब भी कोई फोटो, अपना कोई पिक्चर लगाना चाहते हो वॉल पर या स्टैंड में रखना चाहते हो, तो आपको पहले एक फ्रेम चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है फ्रेम? डायरेक्टली फोटो भी तो लगा सकते हैं, लेकिन उस फोटो को अच्छे से वहां पर रखना, होल्ड करना, सपोर्ट करना, वो किसका काम होता है? उस फ्रेम का काम होता है। उसको अच्छे से प्रेजेंट करना उस फ्रेम का काम होता है। ऐसे ही यहाँ पर फ्रेमवर्क का मतलब है वो सपोर्टिंग थिंग्स, वो सपोर्टिंग एलिमेंट जो नेसेसरी है एक मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए। ठीक, देन नेक्स्ट इज मल्टी सर्विस नेटवर्क मॉडल। दो मॉडल हो गए अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल। थर्ड
और सेकंड लास्ट मॉडल है अपने पास मल्टी सर्विस नेटवर्क मॉडल. The multi-service network model supports the communication model with a network architecture, network protocol and interface. जब हम अपने किसी डिवाइस को नेट से कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी अदर फंक्शनैलिटी भी नीडेड होती है. उस इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होती है, इंटरफेसेस रिक्वायर्ड होते हैं कि हम कैसे कनेक्ट करें दूसरी मशीन से. तो उन सब चीज़ों से डील ये वाला मॉडल करता है एक मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर, दैट इज मल्टी सर्विस नेटवर्क मॉडल. क्या क्या चीज़ें डील करता है ये? कम्युनिकेशन मॉडल विद अ नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि दो डिवाइसेस किसी नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, जो मल्टीमीडिया कंटेंट होगा वो किस फॉर्म में आएगा, उसके लिए प्रोटोकॉल प्रिपेयर करना, इंटरफेस देखना कि कैसे वो कनेक्ट करें, कैसे डेटा को पाथ मिले डेटा एक्सचेंज के लिए. तो ये सब चीज़ों को डील कौन सी लेयर अपनी कौन सा मॉडल करता है? मल्टी सर्विस नेटवर्क मॉडल करता है. Network for distributed multimedia system must support a wide range of traffic requirement, including traffic with real-time requirement. Traffic requirement ये सब चीज़ें, ट्रैफिक का मतलब होता है नेटवर्क के अंदर कि नंबर ऑफ डेटा जो एक ही टाइम पर ट्रैवल कर रहा है, या फिर नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड हम कह सकते हैं, यानी कि जो हमको नेटवर्क मिला हुआ है उस पर जितनी भी चीज़ें चल रही है एक बार में. जैसे आप लोग अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो मेरे डिवाइस से जो आपको डेटा जा रहा है प्रोसेस हो करके, ठीक है, आप लोग के डिवाइस पे एक्सेस हो रहा है, ठीक है. तो ये सब ऐसे ही हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इस समय इसी तरह का डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं. तो उसी डेटा एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? इसमें ट्रैफिक कहते हैं. तो इस ट्रैफिक को पूरा कंट्रोल करना, यानी कि अपने डिवाइस तक अपने डेटा को पहुंचाना, अपने डिवाइस को अपने रिसीवर तक पहुंचाना, इस ही मॉडल का काम होता है इन मल्टी मीडिया सिस्टम्स. एवरीथिंग, ठीक है, जो भी इस डिवाइस से निकलेगा, सारा जो फाइल होगा एक ओवरऑल क्रिएटेड, उसको पैकेट के फॉर्म में ही भेजा जाता है. ओके, नाउ लास्ट मॉडल है फ्रेमवर्क का मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग मॉडल. The multimedia conferencing model and multi-service network model are the two component of the multimedia communication system. जो फर्स्ट टू मॉडल थे अपने डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन वाला, वो क्या बना रहे थे? मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम. और ये जो थर्ड और फोर्थ मॉडल है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं MCS, यानी कि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम. The conferencing model provide abstraction for multi-party communication, real-time interchange, electronic mail and telephony. ठीक है, जब हमको क्या करना होता है, कॉन्फ्रेंसिंग मॉडल मतलब जब हमको मोर देन वन यूजर के साथ इंटरेक्ट करना होता है, थ्रू कम्युनिकेट करना होता है, तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग मॉडल उस कम्युनिकेशन को डील करता है. तो ये रियल टाइम इंटरचेंज, रियल टाइम मतलब सेम टाइम पर, सेम रियल टाइम पर, यानी कि अभी मैंने डेटा सेंड किया तो ये बिल्कुल अभी इसको सेंड करेगा, उसी टाइम पर आपको आउटपुट मिलता है, उसको हम रियल टाइम कहते हैं. जैसे हमने रियल टाइम टाइप भी पढ़ा था किसके अंदर? FOC के अंदर, ठीक है. तो उसी रियल टाइम जहाँ पर भी वर्ड इंक्लूडेड हो, तो उसका मतलब सेम टाइम पर जब हमको आउटपुट मिल पाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो रियल टाइम या फिर कुछ और चीज़ हो, उसका मतलब टाइम स्ट्रिक्ट होती है वो चीज़, सेम टाइम पर आपको उसी समय विदाउट एनी डिले आपको आउटपुट मिल जाता है. तो इस टाइप के जो इंटरचेंज ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट को डील करना, ठीक है, मल्टी पार्टी कम्युनिकेशन को डील करना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को डील करना, टेलीफोनी को डील करना, एक मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर इस मॉडल का काम होता है, दैट इज मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग मॉडल. ओके, तो ये चार मॉडल थे अपने पास मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क के अंदर. मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन मॉडल, मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग मॉडल और मल्टीमीडिया नेटवर्क मॉडल. ये दोनों जो मॉडल हैं, ये मिलकर के आपका MMIS बनाते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम. और ये दोनों जो मॉडल्स हैं आपके
कॉन्फ्रेंसिंग एंड नेटवर्क, ये दोनों मिलकर आपका MCS बनाते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो मल्टीमीडिया की सेकेंड यूनिट के अंदर जो मल्टीमीडिया के हमने सारे एलिमेंट्स पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, साउंड, पिक्चर, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, वो सब इन डिटेल है। क्या होता है पहले तो वो है, देन उसको कैसे कंप्रेस किया जाता है इसके अंदर, उसकी टेक्निक्स आ जाएंगी सारी। तो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड और ऑडियो से। A sound is made when air molecules vibrate and move in a pattern called waves or sound waves. आपने कभी सोचा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? नॉट इवन हम बोले तो साउंड प्रोड्यूस होता है, कोई कुछ चीज गिरे तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, आप किसी चीज को हिट करो तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स से, किसी भी चीज से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप कुछ बोलते हो, है ना, तो क्या होता है, वो एक जो एयर मॉलिक्यूल्स है अपने बीच में, अपने आसपास, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स पहले अपनी जगह पर होते हैं, जहां पर भी हवा में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो अपनी जगह पर या थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह से मूव करते रहते हैं, बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो तो उस प्रेशर से वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो जाते हैं, हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तेज बोल रहे हो ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, अगर आप धीरे बोल रहे हो कम डिस्टर्ब होंगे, बट वो डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल्स है। और अगर आप जरा सा भी बोलोगे तो उस प्रेशर से वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे आपने कभी देखा है कि विंडो पे आप बैठे हो, धूप आ रही है, तो धूप की अगर कोई रेज आपको दिख रही है तो वहां पर अगर थोड़ा सा भी आप चीजों को हिलाओ तो कुछ डस्ट सा आपको पार्टिकल से दिखते हैं वहां पर। उसमें अगर सिंपली भी अगर मूव करो अपनी फिंगर को या थोड़ा सा कुछ बोलो तो वो जो उसमें पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं वो हिलने लग जाते हैं अपनी जगह से, बहुत उनमें तेजी से हलचल हो जाती है। तो वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जब हम बोलते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स भी उसी तरह से वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, अब वो वाइब्रेट हुए तो उससे हुआ क्या, वाइब्रेशन के बाद वो एक वेव की फॉर्म में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, वेव की फॉर्म में, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स थे जो पहले अपने फिक्स लोकेशन पे थे, सेकेंड वन सेकेंड, सपोज यहाँ 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 इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स थे। अब आपने ये बिल्कुल इवनली स्प्रेड थे कि अपनी अपनी जगह पर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम्म, ठीक है, तो ये साउंड, जब ये एयर मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट होते हैं और एक पैटर्न में मूव करते हैं, इन पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वेव और साउंड वेव। इसको हम कहते हैं वेव और साउंड वेव। ठीक, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एक डॉग है, बार्क कर रहा है, यानी कि एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर एक गर्ल है जिसके कानों पे उसकी आवाज पड़ेगी और उसको एज अ साउंड कैप्चर कर लेगी। अब ये जो साउंड है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे इस डॉग के लेफ्ट राइट पीछे या आगे की तरफ कोई भी पर्सन हो, सबको सुनाई देगा क्योंकि हर डायरेक्शन में वो वेव्स जा रही है। Think of when you clap your hands or when you slam the car door shut. That action produces sound waves which travel to your ears and then to your brain, which says I recognize that sound. ठीक है, चाहे आप कार का दरवाजा बंद कर रहे हो या खुद ही क्लैप कर रहे हो, सारे साउंड क्या है, वही साउंड वेव जनरेट कर रहे हैं और वही आपके कानों तक जाकर के साउंड में रिकॉग्नाइज हो रहा है। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास साउंड के। साउंड इज अ वेव, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि एक स्पेशल इसका नहीं है कोई स्ट्रक्चर, ये चेंज होती रहती है अपने अकॉर्डिंग। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, इवन एयर हो, कुछ भी हो, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है सो दैट साउंड कैन ट्रेवल।
वेव्स हैव एन एम्पलीट्यूड जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको हम पिच कहते हैं, वेवलेंथ जिसको हम स्पीड कहते हैं। तो साउंड जो ये वेव प्रोड्यूस कर रही है उस वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड को हम वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी को हम साउंड की लैंग्वेज में पिच कहते हैं, और वेवलेंथ को हम साउंड की लैंग्वेज में स्पीड कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि वन बाय वन कि ये क्या चीज़ें होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वैसे फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा। ठीक, तो एयर मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट होते हैं और इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम वेव में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको एज अ वेव ट्रीट करते हैं। देन यहाँ पर देखो एक वेव फॉर्म हुई, और ये वेव जहां पर भी ये डेंसिटी हाई है वहां पर ये अपर डायरेक्शन में है, और जहां पर भी ये डेंसिटी लो है वहां पर ये वेव लोअर डायरेक्शन में है, यानी कि एक अपर पीक पॉइंट होगा, एक लोअर पीक पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर तो यूनिफॉर्म दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा डेंस, यहाँ पर कम डेंस, लेकिन एक्चुअली अपनी साउंड इस तरह से थोड़ी ना होती है। एक्चुअली जो साउंड होती है, जैसे कोई सॉन्ग ही है तो कहीं पर सिंगर बहुत धीरे बोलता है, कहीं पर बहुत तेज हाई बोलता है, फिर कहीं पर फिर बंद हो जाता है साउंड आना, म्यूजिक ही म्यूजिक चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेव बनेंगी तो बहुत ही ज़्यादा जिगजैग बनती है। When we draw a sound wave, the wave peaks and valleys are close together or far apart. इसको हम बोलते हैं साउंड वेव में पीक, और इसको हम बोलेंगे वैली। ठीक है, जैसे माउंटेन्स के जो ऊपर वाला पार्ट होता है सबसे, उसको पीक्स बोलते हैं, और कुछ वैलीज होती है जो नीचे घाटियां होती है, उसको बोलते हैं वैलीज। तो ये कुछ इसी तरह का फॉर्म बना रहा है यहाँ पर साउंड वेव भी। तो ये जो पीक्स एंड वैलीज हैं ये एक दूसरे के पास पास भी हो सकती है, फार अपार्ट यानी कि दूर दूर भी हो सकती है। अगर मैं इस तरह की साउंड वेव बना दूं, इस तरह की साउंड वेव बना दूं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कहीं पर ये बहुत दूर है, कहीं पर ये बहुत पास है, यहाँ पर बहुत पास है, यहाँ पर बहुत दूर है। तो किसी भी तरह की वेव फॉर्म प्रिपेयर हो सकती है अकॉर्डिंग टू कि किस फ्रिक्वेंसी से, किस पिच से बोला जा रहा है। Sound waves vibrate at different rates or frequencies as they move through the air. Sound wave vibrate at different rate. जो साउंड वेव होती है वो डिफरेंट रेट से वाइब्रेट हो सकती है, और फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं जब भी ये एयर के थ्रू मूव करती है। फ्रीक्वेंसीज इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, और इसको हम साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं। साइकिल पर सेकेंड का मतलब है हर सेकेंड में आपकी वेव जो है वो कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है। लेट सपोज ये मेरा पूरा मेजर करके चल रही हूँ मैं कि यहाँ तक, ये पॉइंट तक 1 सेकेंड हुआ। ठीक है, ये टाइम चलता है और ये एम्पलीट्यूड चल रहा है इधर, यहाँ तक 1 हुआ, देन यहाँ कहीं पर जा करके 2 होगा, तो ये टाइम चल रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा ये इस तरह से। अब साइकिल क्या होती है, हमने कहा साइकिल पर सेकेंड, तो सेकेंड तो हमने देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड की है। अब इसके अंदर कितनी साइकिल फॉर्म कर रही है वेव, वो कैसे पता चलेगा। तो साइकिल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। वो एंडिंग पॉइंट जिसके बाद अपने आप को वो साइकिल फिर से, वो वेव फिर से रिपीट करना शुरू कर दे। जैसे डे नाइट होता है ना, ठीक है, क्या होता है डे नाइट, जैसे रात के आप 12 बजे देखो, रात के 12 बजे के बाद जो एनवायरनमेंट होता है, जो वेदर होता है, आई थिंक ये चीज़ हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ रात के 12 बजे के बाद जितनी लाइट होती है, जितना अंधेरा होता है, जो भी सीन होता है रोज का, ठीक है, उसके बाद पूरा सुबह तक फिर पूरा पूरा उजाला हो जाता है, उसके बाद दिन आता है तो धूप हो जाती है, उसके बाद शाम होती है तो फिर से सनसेट होता है, देन फिर से अंधेरा होता है। तो रात के अगेन 12 बजे तक सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन वो जो पॉइंट आता है रात के 12 बजे फिर से, उसके बाद सेम चीज़ें शुरू होने हो जाती है, शुरू हो जाती होना कि वही रात का वापस से साइकिल रिपीट होने लगती है।
इसलिए 24 आवर्स का ही क्यों बोलते हैं एक दिन को? कभी सोचा है 24 आवर्स का ही क्यों होता है दिन? 26 का क्यों नहीं होता? 22 का क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि एक साइकिल जो पूरा करता है आपका पूरा जो टाइम, वो 24 आवर में खुद को फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। रात के 12 बजे के बाद जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। ठीक है, टाइम तो अलग अलग है ही, लेकिन जो वेदर, जो आपका बाहर रोशनी है, जो इन्वायरमेंट है, वो चेंज होता रहता है पूरे दिन भर में। फिर से 12 बजती हैं, लेकिन उस टाइम पर फुल रोशनी होती है, पूरा दिन होता है उस टाइम पर। तो सुबह के 12 बजे की अगर मैं बात करूँ, दिन के 12 बजे की, तो रात को भी 12 बजे थे लेकिन तब अंधेरा था, दिन के 12 बजे तब तो उजाला है। तो वो उस 12 बजे के बाद तो रिपीट नहीं हो रही ना कोई चीज़, चेंज है सब कुछ, टाइम तो सेम चल ही रहा है, 12 बज के 1 मिनट रात को भी हुए थे, दिन में भी हुए, बट रिपीटेशन नहीं है। इसलिए अभी तक हमने ये नहीं बोला कि नेक्स्ट डे शुरू हो गया। नेक्स्ट डे कब शुरू होता है? रात के 12 बजे के बाद, बिकॉज वहाँ उस पॉइंट के बाद चीज़ें खुद को रिपीट करने लगती है रोज की तरह। हमारा रोज का दिन का आप देखो, उसी टाइम पर सूरज आता है, उसी टाइम पर दिन होता है, उसी टाइम पर, मतलब चीज़ें बिल्कुल नेचुरल जैसा चलता ही है। तो साइकिल हम किस चीज़ को बोल रहे हैं? जब जिस पॉइंट के बाद वो कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है? अब यहाँ पर वेव कब खुद को रिपीट कर रही है, देखो। अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानूं, ये है ना मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद देखो, ये जो सारा, इसको लेकर के चलो सारे पॉइंट को, तो ये सारे पॉइंट की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग आएगी, बिल्कुल अलग अलग आएगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये वैल्यूज आना दोबारा शुरू हो जाएंगी। सपोज यहाँ से एम्पलीट्यूड भी मैंने मार्क कर रखा है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। होगा तो यहाँ पर भी सेम, लेकिन इसके बाद ये डाउन जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट तक, इसके बाद इससे लेकर के इस तक, तो अब आप देखो कि ये जो है ये बिल्कुल एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ 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 पर। इस पॉइंट के बाद ये जो वेव फॉर्म है ये खुद को रिपीट कर रही है। यहाँ से यहाँ तक तो ये यूनिक बनी, बट इसके बाद ये खुद को रिपीट करे, तो इसको हम एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही कितनी साइकिल्स पर सेकंड आपकी वेव फॉर्म बना रही है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकंड। तो अगर इसकी अभी सिंपली बात की जाए तो एक सेकंड के अंदर इसने कितनी साइकिल्स बनाई हैं, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो यहाँ पर 1 2 एंड 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, पर सेकेंड इसने 2 पॉइंट समथिंग साइकिल कंप्लीट की। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। बाकी इसके एम्पलीट्यूड एंड अदर जो फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछ सकते हैं।